Hello everyone and I welcome you all on Karya Glow and Karya Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो आप जैसा कि जानते हो हम आज भी मैथ्स पेडागोजी कर रहे हैं एंड मैथ्स पेडागोजी के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और बाकी पेडागोजीज में भी ये कॉमन होगा, तो इसलिए ये सारी पेडागोजीज के लिए कॉमन है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक यहाँ पे दिख ही गया होगा आपको, ओरल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। अब देखो, ओरल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट मैं क्यों कह रही हूँ कि बाकी पेडागोजीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरल टेस्ट तो आप ईवीएस में भी ले सकते हो बच्चों का, राइट। ओरल टेस्ट आप चलो मैथ्स में पहाड़े सुन सकते हो, ओरल टेस्ट आपने वैसे ले लिया, और आप रिटन टेस्ट भी लेते हो तो इंग्लिश में भी रिटन टेस्ट ले सकते हो, ओरल टेस्ट ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश में भी ले सकते हो, सोशल साइंस में भी ले सकते हो, साइंस में भी ले सकते हो। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये सारी पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, किसी एक पेडागोजी के लिए नहीं। संस्कृत में भी हमारा रिटन टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट भी हो सकता है कि बच्चे अपना परिचय दो, संस्कृत में परिचय दो। तो ओरल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट जो हैं वो हर पेडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ मैथ्स पेडागोजी के लिए नहीं, इसकी अगर आपने तैयारी कर ली, वीडियो देख ली, तो ये आपको ईवीएस में भी हेल्प करेगा, हिंदी इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, सभी पेडागोजी में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरल टेस्ट के बारे में और रिटन टेस्ट के बारे में, और रिटन टेस्ट की भी दो टाइप्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ओरल टेस्ट। अब ओरल टेस्ट क्या होता है? ओरल टेस्ट का मतलब है जो कि आप ओरली बच्चों से सुन रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ, सीटीबी का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो कि सिगमंड फ्रॉइड जो थे उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया है, कौन सी स्टेज उसके बारे में उन्होंने बताया है, मान लो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, या मैंने एरिक एरिक्सन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये ओरल टेस्ट है। मैंने ओरली आपसे किसी चीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। अब ओरल टेस्ट में क्या होता है, इसमें हम टेस्ट करते हैं एक स्टूडेंट को एक टाइम पर, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ वन स्टूडेंट एट अ टाइम, यानी कि एक स्टूडेंट को आप एक बारी में एक स्टूडेंट को टेस्ट करते हो। जैसे मान लो कि आपको पता है ना, ट्वेल्थ में हमारा वाइवा होता था, प्रैक्टिकल होता था। जैसे मेरा ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल और वाइवा हुआ था, हिस्ट्री का प्रैक्टिकल एंड वाइवा हुआ था। तो प्रैक्टिकल इन द सेंस के प्रैक्टिकल तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें हमारा असाइनमेंट जो है, हमने जो प्रोजेक्ट वर्क किया है वो जाता है बस। वाइवा में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ओरल टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें एक बच्चे को एक बारी में बुलाया जाता है, उसके जो भी उसके पास प्रोजेक्ट है उसके बेसिस पे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक रूम में दो टीचर्स होते हैं, एक हमारे क्लास टीचर, जो कि क्लास टीचर इन द सेंस कि वो सब्जेक्ट टीचर, और जो वाइवा लेने के लिए आए हैं दूसरे स्कूल से वो टीचर होते हैं। तो ये ओरल टेस्ट है जिसमें एक टाइम पे एक ही बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ वन स्टूडेंट एट अ टाइम, इसमें एक बच्चे से एक समय पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि 40 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, तो 40-45 इतने सारे बच्चे हैं, एक एक करके आप बच्चों को बुला रहे हो। अब हर बच्चे के ऊपर आप 5 या 10 मिनट या 7 मिनट तो खर्च करोगे ही, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये इकोनॉमिकल भी नहीं है। अब लोग ऐसा सोचते हैं, बच्चे ऐसा मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी इसमें क्या इकोनॉमिकल है, मतलब इसमें इकोनॉमिकल का क्या लेना देना है, कि मतलब इसमें खर्च कैसे हो सकता है। तो इसमें ये है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि मान लो आप एक रूम में हो जहाँ पे आपके दो टीचर्स हैं और आपसे क्वेश्चनिंग हो रही है, या फिर इंटरव्यू के टाइम पे भी पूरा पैनल होता है, 5 से 6 लोग होते हैं। अब वहाँ पे देखो पंखा भी यूज़ हो रहा है, वहाँ पे ट्यूबलाइट्स भी यूज़ हो रही हैं। चलो अगर सर्दियों का टाइम है तो पंखा नहीं चल रहा है, बट ट्यूबलाइट्स तो फिर भी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और कुछ गैजेट्स होते हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो आपका टाइम जा रहा है, इकोनॉमिकल भी है। मतलब ये इकोनॉमिकल नहीं है, इसमें पैसा खर्च होता है। कैसे? आपको एक प्रॉपर एक रूम लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एक पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको गोल टेबल इन द सेंस जो टेबल्स होती है वो रखनी पड़ेंगी, चेयर्स हैं वो रखनी पड़ेंगी। तो ये इकोनॉमिकल कैसे हो सकता है? ये अधिक खर्चीला सोर्स है, ठीक है, थोड़ा खर्चीला तो है ही है। टाइम और ये सब चीज़ें जा रही हैं, एक एक बच्चे के ऊपर इतना इतना टाइम आप खर्च कर रहे हो, तो इसलिए ये टाइम भी कंज्यूम करता है और ये खर्चीला भी काफ़ी है। और ये पर एक चीज़ इसकी एडवांटेज है, ये रिलायबल है, आप इस पर भरोसा कर सकते हो ओरल टेस्ट पे। क्यों? क्योंकि उस समय कोई चीटिंग का स्कोप ही नहीं हो सकता। आपके सामने दो टीचर्स है, भाई आप क्या चीटिंग कर सकते हो? प्रोजेक्ट वर्क उनका आपके पास है, तो ये मोर रिलायबल है, बिकॉज देयर आर लेस चांसेस ऑफ चीटिंग, क्योंकि इसमें चीटिंग के चांसेस कम हैं। एंड ओरल टेस्टिमनी कैन बी रिकॉर्डेड। आप कि जो आपने जो कहा है टीचर से, जो आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए उसे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द सेंस आपने उस वक्त जो भी कहा उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी ओरल टेस्टिमनी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये ओरल टेस्ट है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज क्या है
कि आप एक टाइम पे एक बच्चे को टेस्ट करोगे, तो इससे क्या है, आपको उसके बारे में, उस बच्चे के बारे में जानने का मौका मिलेगा। पर ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है और ये खर्चीला भी अधिक है, लेकिन रिलायबल है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इसमें चीटिंग का कोई स्कोप या चांसेस नहीं है। और ओरल टेस्टमनी जो है वो रिकॉर्ड कर ली जा सकती है, क्योंकि एक समय पे एक बच्चा है तो वहाँ पे चीटिंग का तो कोई स्कोप हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरा आता है रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट में क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ मैनी स्टूडेंट्स एट अ टाइम। आप अपने क्लासरूम को याद करो, एक क्लासरूम में कम से कम कितने बच्चे बैठते होंगे, 15, है ना, 15 ऐसे करके बच्चे बैठते होंगे अलग अलग, ताकि कोई चीटिंग ना करे। तो ये क्या है, टेस्टिंग ऑफ मैनी स्टूडेंट्स एट अ टाइम। आप एक बारी में बहुत सारे बच्चों को टेस्ट कर लेते हो। ये इकोनॉमिकल है और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। लेस टाइम इसलिए क्योंकि आपको एक एक बच्चे का रिटन टेस्ट नहीं लेना है। आपने 15 से 20 बच्चे एक साथ बिठा दिए, अब उनका आप टेस्ट ले रहे हो। पर ये लेस रिलायबल है, क्योंकि आप बेशक उनकी सीट्स इधर उधर कर दो, चेंज कर दो, लेकिन तब भी वो चीटिंग कर लेते हैं, तो इसमें चीटिंग के चांसेस हैं। तो ये लेस रिलायबल है, आप इस पर ज़्यादा भरोसा या ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे इशारों में भी बहुत बातें कर लेते हैं। तो ये रिटन टेस्ट के थोड़े से डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है कि पहले तो आप बहुत सारे बच्चों का एक साथ टेस्ट ले सकते हो, तो टाइम बचेगा, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, पर लेस रिलायबल है। फिर आता है रिटन टेस्ट के 2 टाइप्स होते हैं। तो आपको शायद ओरल टेस्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि बचपन में आपने कभी ओरल टेस्ट दिया ही होगा, वाई दिया ही होगा, या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हों या जॉब कर रहे हों और साथ साथ तैयारी कर रहे हों, तो किसी ने तो इंटरव्यू भी दिया होगा। तो ये ओरल टेस्ट की कैटेगरीज में ही आते हैं सारे। ठीक है, फिर आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो क्या है रिटन टेस्ट, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे सब्जेक्टिव, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसे हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ। और ये सब्जेक्टिव का तो मैंने लिखा ही नहीं है, इसका मैं बता दूंगी आपको क्या होता है हिंदी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। तो देखो, सब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, इसे हम ओपन एंडेड आंसर्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज ओपन एंडेड आंसर्स और क्वेश्चन, मुक्त अंत या सिरे वाले प्रश्न। अब देखो होता क्या है कि एक होता है क्लोज एंडेड, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिसमें एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको उसी में से चूज़ करना होता है। तो जब आपको कहा जाए कि आप इन्हीं चारों में से चूज़ करोगे, तो वो क्लोज एंडेड है, कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते। बट सब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब, जिसमें हम अपने मर्जी से आंसर लिखते हैं, जिनको हम ओपन एंडेड कहते हैं, उनका मतलब ही यही होता है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, आप अपने मन के अकॉर्डिंग लिखो, आपको जो लिखना है, आपका जो ओपिनियन है, आप वो लिखो, उसे कहते हैं ओपन एंडेड आंसर्स और क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव टेस्ट को कहा जाता है ऑल्सो नोन एज ओपन एंडेड आंसर्स। इनको ओपन एंडेड आंसर्स कहते हैं, क्वेश्चंस कहते हैं। 1 क्वेश्चन हैज सेवरल आंसर्स, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स होंगे। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि जो हमारा भारत है वो कब आज़ाद हुआ था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था, तो एक में लिखा है 1947, एक में 1948, एक में 1950 लिख दिया और एक में 2001 लिख दिया। ऑब्वियसली 2001 वाला तो ऑप्शन कोई भी चूज़ नहीं करेगा, तो 1947 इसका आंसर है, क्लोज एंडेड है। इसमें से कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इन चारों में से यही आंसर होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, ये मैं पूछूँ आपसे सब्जेक्टिव टेस्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछूँ कि बच्चों ये बताओ, या ये बताओ आप मुझे कि जो आज़ादी के दौरान सबके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ कर आओ, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स या आपके समय में जो भी, जिनको भी आज़ादी से रिलेटेड बारे में कुछ भी पता होगा, आप उनसे पूछो और लिख के लाओ। सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि कुछ, किसी ने कुछ देखा होगा, किसी ने कुछ अब रियलाइज़ किया होगा, क्योंकि सबको अपने अकॉर्डिंग आंसर्स बताना है, किसी को क्या परेशानी होगी, किसी को कुछ होगी। तो जब एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हों, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हों, उसे हम सब्जेक्टिव या फिर ओपन एंडेड कहते हैं, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिखते हो। क्लोज एंडेड में तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये 4 में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। अब जो सब्जेक्टिव टेस्ट है उसको हम लॉन्ग आंसर्स भी कह सकते हैं और एस्से टाइप आंसर्स भी कह सकते हैं, जिसमें आप एक प्रॉपर एस्से लिखते हो या बड़े बड़े आंसर्स लिखते हो। यू कैन आंसर ऑन योर ओन, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे। यू कैन ऑल्सो शेयर योर आइडियाज़, आप अपने मन के आइडियाज़ शेयर कर सकते हो। आइडियाज़ क्या मतलब, जो आपके आइडिया हैं, जो आपके मन के विचार हैं, आप वो शेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट्स, अच्छा ये आर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये होना चाहिए वी कैन ऑल्सो शेयर आर थॉट। अच्छा हाँ ठीक है, वी कैन ऑल्सो शेयर आर थॉट,
मतलब आप अपने खुद के विचार भी शेयर कर सकते हो, हम अपने खुद के विचार शेयर कर सकते हैं एंड गिव पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, और इवन हम अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। सो क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो शेयर आर थॉट्स, हम अपने खुद के थॉट्स शेयर कर सकते हैं, या यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे योर हो जाएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। वो क्वेश्चन, वो जो सेंटेंस था वो कुछ और था कि जब आप अपने, जब मैं आपसे कहूँ कि आप अपने विचार दे सकते हो तो योर आ जाएगा कि यू कैन शेयर योर थॉट्स, लेकिन जब हम कह रहे हैं वी कैन शेयर आर थॉट्स, हम अपने विचार दे सकते हैं, तो ये आर लगेगा यहाँ पे। तो वी कैन शेयर आर थॉट्स, हम अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। कैन राइट आंसर अकॉर्डिंग टू आवर सेल्स, हम अपने खुद के हिसाब से आंसर्स लिख सकते हैं। ये बनाना बड़ा ईजी होता है, इससे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आप लिखोगे, क्या होता है ना, सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है, आपने लैंग्वेज सीख लिया, आपने लिखना सीख लिया, लेकिन आप अपने शब्दों में जब उन चीज़ों को लिखोगे, बहुत बेहतरीन शब्दों का चुनाव करके जब आप कोई ऐसे लिखोगे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, तब समझ आएगा कि आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है। ये लेस रिलायबल है क्योंकि इसमें चीटिंग के चांसेस होते हैं, ये हमने यहाँ पर भी पढ़ लिया था, रिटन टेस्ट वाले पॉइंट में भी पढ़ लिया था कि इसमें थोड़ा सा लेस रिलायबिलिटी है। हालांकि आपको ये समझना पड़ेगा सब्जेक्टिव टेस्ट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जिसमें क्यों का जवाब मांगा हो आपसे, कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये किया तो कैसे किया, क्यों यानी कि क्यों, वाई, और एक हाउ, ठीक है, वाई एंड हाउ, क्या, व्हाट, बताएं, समझाओ, जब ऐसे वाले क्वेश्चंस आए दैट मीन सब्जेक्टिव हैं, क्योंकि आपको अपने हिसाब से लिखना है कि समझाओ इस चीज़ को, बताओ इस चीज़ को, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये प्रोसेस क्यों हो रहा है। तो ये सब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स दोगे। फिर आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, हिंदी वाला मैं सब्जेक्टिव टेस्ट वाला बाद में बता दूंगी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है, वस्तुनिष्ठ क्या है, जिसमें एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा, ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, सिंगल सोल्यूशन होता है एक प्रॉब्लम का, यानी कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसके बारे में हमने बात करी कि भारत कब आज़ाद हुआ है, तो 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है ये, तो ये शॉर्ट आंसर्स है। या फिर एमसीक्यू है, सिंगल क्वेश्चन, सिंगल सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का, आप इसमें आप अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे सकते, कैन नॉट गिव आंसर अकॉर्डिंग टू यू, कि जी मुझे तो 2001 अच्छा लगता है, इस साल में पैदा हुआ था या पैदा हुई थी, यही आंसर है, ऐसा नहीं दे सकते, अपने अकॉर्डिंग नहीं दे सकते। ये कन्वर्जेंट होते हैं, ऑल्सो नोन एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इन्हें बंद अंत वाले क्वेश्चन या भी कहा जाता है। कन्वर्जेंट मतलब जब एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन हो, उसे हम कन्वर्जेंट कहते हैं। ये हमने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव वाले में पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना। कैन नॉट गिव पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देने का कोई स्कोप ही नहीं है। अब बताओ, आप सीटेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसमें आप एक ऑप्शन को टिक कर दोगे, उसमें ये थोड़ी लिखोगे कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है वैसा है, नहीं लिख सकते, तो आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। ये डिफ़िकल्ट टू मेक है, बहुत टाइम लगता है बनने में, टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब जहाँ पे एक ऑप्शन से काम बन सकता है आपको वहाँ पे 4 से 5 ऑप्शंस देने पड़ेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें बच्चा गेसेस लगाना सीखता है, तुक्का लगाना सीखता है। अब देखो सीटेट में आपको 150 के 150 क्वेश्चंस, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे आते होंगे, अब उसमें से क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का लगाओगे, तो इसके अंदर क्या है, गेसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कांट डेवलप लैंग्वेज स्किल, जब आप कुछ लिख ही नहीं रहे हो ऐसे टाइप, तो उसमें लैंग्वेज स्किल का तो डेवलपमेंट होने से रहा, तो ये आपका लैंग्वेज स्किल डेवलप नहीं करता। लैंग्वेज स्किल आपके सब्जेक्टिव वाले डेवलप करते हैं, जिसमें आप ओपन एंडेड आंसर्स लिखते हो, आप ऐसे टाइप आंसर्स लिखते हो, खुद लिखते हो। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होने लग गए हैं आजकल, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, चाहे वो आपका सीटेट का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, वो आपका कैसा हो गया, CBT मोड हो गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन बेस्ड हो गया। तो ये थे आपके ओरल टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। बेसिकली मुझे असेसमेंट वाला टॉपिक करवाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का कुछ, ओ गॉड बैटरी भी कम है, क्योंकि अभी जो आपके एग्ज़ाम्स है उसका कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है हमको, कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो तब तक तो हम मेहनत कर ही सकते हैं, तब तक तो हम नए नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। तो अगर आपकी नज़र में भी कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मटेरियल कहाँ से उठाएं, कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसको ज़रूर देखूँगी और इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। हो सकता है कि वहाँ से किसी शिफ्ट में किसी बच्चे के पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। 90 मार्क्स तो सबको लाने ही हैं, तो क्यों ना सबका हेल्प किया जाए, ठीक है। तो इन केस अगर कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन आए, लेकिन ये वाला मटेरियल हमको मिल नहीं रहा है या इसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक
टॉपिक के साथ. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच.